स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज़ है और मैं आपके साथ लगातार बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट पे डिस्कशन लेकर के आ रहा हूँ। मॉक टेस्ट अपने आप में प्रीलिम्स की तैयारी का मानक तय करने का एक माध्यम है जो ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ स्वयं के एनालिसिस को भी सिखाता है कि हमें किस पोर्शन में किस सब्जेक्ट में कितना काम करना है और कितनी तैयारी करनी है, कितना मैक्सिमम स्कोर लेकर के चलना है कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक मैं सही कर लूँगा। और ये सभी परफेक्शन आता है मॉक टेस्ट से। तो 69 बीपीएससी के लिए जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट मैं लेके आ रहा हूँ उस क्रम में ये 6वां प्रैक्टिस सेट है जो कि साइंस फिजिक्स पर आधारित है। हम जानते हैं कि विज्ञान का पोर्शन बीपीएससी एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 से 35 क्वेश्चन तक बीपीएससी के प्रीलिम्स में साइंस से आते हैं और इसको आप नेग्लेक्ट करके बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। उसी क्रम में वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है जो एनसीईआरटी पर भी आधारित है और एग्जाम में कहीं न कहीं यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ रहबर नवाज। निम्नोक्त में से ध्वनि को वेग सर्वाधिक किस में होता है? ध्वनि का जो वेग होता है वो किस में होता है? तो हम सभी जानते हैं कि ध्वनि को आवश्यकता होती है माध्यम की और ध्वनि का वेग जो होगा सर्वाधिक होगा किसमें? इस्पात में। अगला प्रश्न आपके सामने है डायोप्टर से संबंधित। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेंस की क्षमता के आकलन को डायोप्टर से नापा जाता है कि उस लेंस की कितनी क्षमता है किसी फोकस दूरी को तय करने में। ठीक है, यह जो शब्द दिया गया है अधिकेंद्र, ईपी सेंटर बोलते हैं इसको, ये किससे संबंधित है? तो सीधा सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, भूकंपों से संबंधित है। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है और सबसे पहले जिस जगह पहुँचता है उसी को कहते हैं ईपी सेंटर, अधिकेंद्र। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार से होती है, एक दरारी उद्भेदन के द्वारा और एक केंद्रीय उद्भेदन के द्वारा। केंद्रीय उद्भेदन द्वारा विस्फोटक होता है जबकि दरारी उद्भेदन द्वारा शांत रूप से ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है। चक्रवात समुद्रों में उठते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जहां आपको आवश्यकता होती है ऊष्मा की, कोरियालिस बल की, ठीक है, वहीं जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनमें वाताग्रों का, फ्रंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है और पछुआ हवाओं का भी इसमें रोल होता है। भूस्खलन ये पर्वतपदीय क्षेत्रों में होता है मोस्टली वनोन्मूलन के कारण, अवांछनीय विकास के कारण। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? यानी ऐसा प्रकाश जो जीवाणुओं को किसी सब्जी, किसी प्रोडक्ट्स, किसी मिठाई, हर चीज़ से खत्म कर दे, जीवाणुओं के इम्पैक्ट को, जो कि उसको तेजी से सड़ाने गलाने का काम करने लगते हैं, उनको रोका जा सके। ये किस प्रकाश के द्वारा किया जा सकता है? तो पैराबैंगनी विकिरण के द्वारा किया जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं क्या? तो पराश्रय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और ये बहुत तीव्र ध्वनि को भी सुनने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो पवन का बल और वेग मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाहन में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ईंधन दहन के लिए नहीं, प्रवाह को धारा रेखीय बनाने के लिए नहीं, घर्षण बढ़ाने के लिए नहीं। घर्षण बढ़ेगा तो वो वस्तु ही खराब हो जाएगी, आग लग जाएगी उसमें। तो घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है वाहनों में।
जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कम हो जाती है? नहीं। अनंत हो जाती है? नहीं। ये भी नहीं, बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है उसकी आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, मात्रक वगैरह याद करके जाइएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो मीटर एम्पियर होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? सोनोमीटर, ये तो सोनिक रेंज। गैल्वेनोमीटर, ये तो विद्युत धारा से संबंधित है। वोल्वोमीटर नहीं, ये क्रोनोमीटर है जिससे जहाजों में समय मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि ठोस होती है और पानी तरल। गलत। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है। गलत। बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का। गलत। नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसका घनत्व ज्यादा है और उसके ऊपर जब कम घनत्व की चीज रखी जाती है तो वो तैरने लगती है। तो बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरता है। ठीक है, निम्न में कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो सीएनजी सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? राइट ऑप्शन, बैक्रेल ने की थी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जा रही हो, समान गति से ऊपर, समान गति से नीचे, या ऊपर नीचे हो रही हो। ऐसा हो कब होगा? तो जब समान गति से नीचे जा रही होती है तो भार नीचे की तरफ लगता है और हम जो है अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ठीक है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होती है? अब जैसे आप अपना हाथ ही रगड़ें तो क्या हुआ? मूवमेंट ज्यादा होने लगा हाथ के कणों में, कोशिकाओं में, और गर्मी आने लगी, यानी चाल बढ़ गई। तो क्या हुआ? चाल बढ़ जाएगी। इनमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी तो यूज होता है, जूल भी, किलो कैलोरी भी, लेकिन डिग्री सेल्सियस ये तो प्रकाश के लिए, तापमान के लिए प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि मात्रक नहीं है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? यानी प्रकाश जो फैलता है, अलग अलग रंग उत्पन्न होते हैं, वो धूल कणों पे पड़ने की वजह से जो उसका फैलाव होता है वो धूल कणों की वजह से होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज डी। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो ये नीला प्रतीत होता है स्कैटरिंग के कारण, जिसको प्रकीर्णन कहा जाता है। यहाँ से क्या होता है? स्कैटरिंग के कारण आकाश का रंग क्या दिखने लगता है? नीला प्रतीत होने लगता है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि समुद्र चूंकि नीला है तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से भी आकाश नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं। आपने विबग्योर शब्द भी सुना होगा। चलिए, आज के इस एपिसोड में यहीं तक। उम्मीद है 69 बीपीएससी की ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। हम सब की शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर एग्जामिनेशन में करके आएं। और अब तक अगर आप जीएस को लेकर के भी परेशान हैं तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके जीएस के पोर्शन के भी अलग अलग सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना सकते हैं। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी लें और अन्य अभ्यर्थियों तक भी हमारा प्रयास पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।